दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे अगर आप आखिरी तक सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भला ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्यन नाम के एक लड़के की। आर्यन अपने स्कूल का बहुत ही होनहार छात्र था। उसकी स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया जाता है और जो समर कैंप जहाँ लगना था वो जगह आर्यन के नाना नानी के घर के बहुत ही पास थी। समर कैंप में जाने के लिए आर्यन समेत 24 बच्चे और तैयार हो गए थे और एक ऑर्गेनाइज़र भी इनके साथ जाना था। लेकिन आर्यन ने सोचा, क्यों ना मैं समर कैंप के 2 दिन पहले ही नाना नानी के यहाँ चले जाऊं और उनके साथ थोड़ा अच्छा वक्त बिताऊं। जब स्कूल से समर कैंप साइड पर जाने के लिए बस निकलेगी तो वो मुझे रास्ते से ही पिकअप कर लेगी। यह सोचकर वो इस बात की सूचना अपने स्कूल वालों को दे देता है और उसे जहाँ से पिकअप करना था उस जगह की जानकारी भी वो स्कूल वालों को लिखवा देता है और तय समय के अनुसार समर कैंप के 2 दिन पहले वो अपने नाना नानी के यहाँ पहुँच जाता है। और समर कैंप की साइड के लिए जब बस निकलती है तो आर्यन के नाना आर्यन को लेकर उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से बस को आर्यन को पिकअप करना था। वो काफ़ी देर तक बस का इंतज़ार करते हैं लेकिन बस तो वहाँ आती ही नहीं है। फिर आर्यन के नाना बस ड्राइवर को और ऑर्गेनाइज़र को बार बार फ़ोन लगाते हैं। काफ़ी देर तक फ़ोन लगता ही नहीं है। आर्यन के नाना सोचते हैं कि हो सकता है कि बस समय से पहले ही वहाँ से निकल गई हो या उन्हें आने में लेट हो गया हो। यह सोचकर वो आर्यन को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसे समर कैंप साइड पर छोड़ने का निर्णय लेते हैं। और आर्यन के नाना काफ़ी लंबा सफ़र तय करके समर कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो साइट पर पहुंचते हैं उन्हें वहां ऑर्गेनाइज़र दिखाई देता है। आर्यन के नाना ऑर्गेनाइज़र को काफ़ी भला बुरा कहते हैं और ऑर्गेनाइज़र से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि आर्यन को वहां से पिकअप करना है तो तुमने हमारा वेट क्यों नहीं किया। ऑर्गेनाइज़र कुछ भी जवाब नहीं देता है, वो गर्दन नीची करके खड़ा रहता है। फिर आर्यन के नाना आर्यन को वहाँ छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। नाना के जाने के बाद आर्यन ऑर्गेनाइज़र के पीछे पीछे कैंप साइट पर पहुँच जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं पूरे कैंप को एक्सप्लोर करूं। लेकिन इससे पहले उसके लिए जो कैंप लगाया गया था उसमें वो अपना सामान रख देता है और फिर निकल जाता है बाकी बच्चों के पास में। लेकिन आर्यन क्या देखता है कि सभी बच्चे बिल्कुल शांत और चुपचाप एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। आर्यन भी उस घेरे में जाकर बैठ जाता है लेकिन वो क्या देखता है कि कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है और सभी लोग एकटक आर्यन को देखे जा रहे हैं। आर्यन उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देते, बस आर्यन को घूर घूर कर देखते जाते हैं। आर्यन सोचता है कि हो सकता है कि ये लोग उससे नाराज़ हो। तभी उनमें से एक लड़का उठता है और पत्थर उठाता है और आर्यन की तरफ उसे मारने के लिए दौड़ता है। आर्यन कुछ भी समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। वो जोर के वहाँ से दौड़ लगाता है और अपने कैंप में जाके छुप जाता है। बाहर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है और अंधेरा भी चारों तरफ अपने आप को इतना फैला लेता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तभी आर्यन धीरे से वापस अपने कैंप से बाहर निकलता है। वो क्या देखता है कि एक लड़की आग जलाकर उसके पास बैठी हुई है।
आर्यन भी उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की वहाँ बैठे-बैठे एक गड्ढा खोद रही थी। आर्यन फिर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर्यन की बातों पर ध्यान देती ही नहीं है। बार-बार पूछे जाने पर कि तुम ये गड्ढा क्यों खोद रही हो, तब वो लड़की उसे बताती है कि ये गड्ढा मैं तुम्हें गाड़ने के लिए खोद रही हूँ, हम तुम्हें इसमें दफना देंगे। उसकी बात सुनकर आर्यन बुरी तरह कांप जाता है और वहाँ से उठकर सीधा दौड़ लगाता है और सीधा ऑर्गेनाइज़र के यहाँ पहुँच जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं ऑर्गेनाइज़र के फ़ोन से फ़ोन लगाकर नाना जी को वापस बुला लूँ, क्योंकि उसे यहाँ सब कुछ अजीब लग रहा था। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और सभी बच्चे अजीब-अजीब हरकतें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनाइज़र के कैंप में जाता है, उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे पीछे से कोई ज़ोर के धक्का देता है और वो कैंप के अंदर जाके गिर जाता है। जैसे ही आर्यन पलट के अपने पीछे देखता है, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खसक जाती है। वो सकपका जाता है और बुरी तरह काँपने लग जाता है। वो देखता है कि ऑर्गेनाइज़र और 24 बच्चे सब के सब इकट्ठे होकर उसके सामने खड़े हैं, लेकिन जो उनकी स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। किसी बच्चे का सर फूटा हुआ था, किसी का नाक टूटा हुआ था, किसी के हाथ पैर टूटे हुए थे, कुछ बच्चे तो आधे जल चुके थे और सभी बड़े ही भयावह लग रहे थे और धीरे-धीरे कर वो सब आर्यन की तरफ बढ़ रहे थे। आर्यन पूरी तरह डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और ज़ोर-ज़ोर के चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। तभी आर्यन को महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और अपनी ओर खींच लिया है और वो जैसे ही आंखें खोलता है तो वो उसके नाना जी थे। नाना आर्यन के हाथ को पकड़कर उसे जल्दी से वहाँ से भगा के अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हैं और गाड़ी के अंदर बैठने के बाद उसके नाना बड़ी तेज़ी से गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। काफ़ी तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी को बहुत दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। आर्यन ज़ोर-ज़ोर के चीखता चिल्लाता और रोते रहता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस कैंप साइट से लगभग 70-80 किलोमीटर जाने के बाद नाना अपनी कार को वहाँ रोक देते हैं और आर्यन को अपने गले से लगाते हैं और बोलते हैं, बेटा घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, बताओ वहाँ क्या हुआ था। अब आर्यन जो जो उसके साथ घटित हुआ वो उन्हें बताता है और पूछता है कि नाना जी आप वापस कैसे आ गए। तब नाना जी आर्यन को बताते हैं कि जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था तब मेरा फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया था और काफ़ी दूर जाने के बाद मेरे फ़ोन में नेटवर्क आया। नेटवर्क आने के बाद मुझे तुम्हारी स्कूल से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, स्कूल बस आर्यन को लेने नहीं आ पाएगी। तब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि जो स्कूल बस थी उसका बीच में ही एक्सीडेंट हो गया है और उसमें सवार सभी लोगों की जलकर और पहाड़ी से गिरकर मृत्यु हो गई है। ये बात सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया। चूँकि मैं कैंप साइट पर तुम्हें छोड़कर गया था तो मुझे समझ आ गया कि जो भी लोग तुम्हारे साथ थे वो जीवित नहीं बल्कि उनकी आत्माएं थी। इसीलिए मैं उसी रास्ते से वापस पलटकर तुम्हें लेने आ गया। और फिर आर्यन को गले लगाकर नाना जी ने कहा कि आर्यन घबराओ मत बेटा, अब मैं आ गया हूँ, अब कुछ भी नहीं होगा, अब हम घर चलेंगे। दोस्तों, ये थी हॉरर समर कैंप की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।